नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार कल शाम 6 बजे होगा। इस बात की पूरी पुष्टि हो गई है और इससे पहले आज कई फेरबदल हुए। थावरचंद गहलोत मोदी कैबिनेट से बाहर हो गए हैं और वो कर्नाटक के राज्यपाल बनाए गए हैं। इससे पहले वो सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे। इस बीच सभी संभावित मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है। उन्हें जेपी नड्डा और बीएल संतोष की ओर से फोन किया गया। हालांकि ज्यादातर संभावित मंत्री पहले से दिल्ली में हैं और इस दौरान जेडीयू के मंत्रिमंडल में शामिल होने की बातचीत चल रही है। इस पर चर्चा अभी जारी है और नीतीश कुमार का कहना है कि जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह बीजेपी नेतृत्व के साथ बातचीत कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जो कहेंगे वो मानेंगे। नहीं, किसी फॉर्मूले के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हीं को इन सब चीजों के लिए अधिकार है। जो भी माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहेंगे उसी के हिसाब से जो भी होना होगा होगा। और जो कुछ नाम हैं संभावित मंत्रियों के, वो इस तरह से हैं। राजवीर सिंह जो कल्याण सिंह के बेटा हैं और एटा से सांसद हैं, उनका नाम इसमें संभावित नामों में शामिल है। पंकज चौधरी जो महाराजगंज से सांसद हैं, अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से सांसद हैं। इन लोगों के नाम जो हैं वो इसमें संभावित हैं। नारायण राणे कोंकण से मराठा नेता हैं। सीमा द्विवेदी राज्यसभा सांसद हैं जौनपुर से। राजकुमार रंजन सिंह मणिपुर से। सकलदीप सिंह राजभर यूपी। राकेश सिंह सांसद हैं जबलपुर से। तो ये तमाम नाम जो हैं वो संभावित नामों में हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार का जो फोकस है, जिन बातों पर ध्यान रखा जा रहा है, वो ये है कि पढ़े लिखे सांसदों को मंत्री बनाने पर जोर रहेगा। युवाओं पर ज्यादा ध्यान रहेगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो युवा चेहरे हैं उनको इसमें ज्यादा जगह मिलेगी। पीएचडी, एमबीए और बाकी विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट सांसदों पर भी जोर है। राज्यों में प्रशासनिक अनुभव रखने वालों को भी तवज्जो मिलेगी। वो वरिष्ठ जो मंत्री रह चुके हैं उनको मौका मिलेगा। क्षेत्र के हिसाब से मंत्रियों का दायरा बढ़ेगा। पूर्वांचल, बुंदेलखंड, कोंकण आदि पर नजर है। छोटे समुदायों पर भी नजर है जिनका की वर्चस्व नहीं है। अनुसूचित जातियों और ओबीसी को रिकॉर्ड जगह मिलेगी। और पश्चिम बंगाल विधानसभा ने विधान परिषद गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अब ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा गया है। संविधान की धारा 169 के तहत राज्य में विधान परिषद का प्रस्ताव पास किया गया। वोटिंग के दौरान सदन में 265 सदस्य मौजूद थे। प्रस्ताव के पक्ष में 196 और विरोध में 69 वोट पड़े हैं। विधान परिषद गठन के प्रस्ताव को अमल में लाने के लिए संसद के दोनों सदन से मंजूरी मिलना जरूरी है। बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। विधान परिषद बनी तो उसमें अधिकतम 98 सीटें हो सकती हैं। पंजाब कांग्रेस में जो टकराव जारी है उसको लेकर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आज सोनिया गांधी से मिले। मुलाकात के बाद 10 जनपद के बाहर मीडिया से बात करते हुए कैप्टन ने कहा कि आला कमान का फैसला वो मानेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि उन्हें सिद्धू के बारे में कुछ नहीं पता। दरअसल अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच लंबे समय से एक खटपट चल रही है। मामले को हल करने के लिए कांग्रेस आला कमान ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, जिसके सामने सिद्धू और अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों ही पेश हुए थे। और उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू भी दिल्ली आकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिले हैं और अब अमरिंदर सिंह की मुलाकात सोनिया गांधी से हुई है। सिद्धू साहब को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट सिद्धू साहब। मैं तो हमारी सरकार का काम है और वो मैं आके प्रेसिडेंट से डिस्कस किया है और हमारे पॉलिटिकल इशू भी डिस्कस किया है।
एंड जो भी फैसला होगा यहाँ से ऑन एनीथिंग, पार्टी का हो किसी चीज का भी हो, वो हम पूरा उस पर अमल करेंगे जो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट चाहते हैं। तो यहाँ से कांग्रेस आलाकमान जो भी फैसला करेगी उस पर अमल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं राजनीति के बाद, अब बात करते हैं कोविड की। दिल्ली के जिन लोगों ने कोविड-19 की वजह से जान गंवाई, उनके परिवार को एकमुश्त मुआवजा और मासिक सहायता देने के लिए केजरीवाल सरकार ने योजना लॉन्च की है। दिल्ली में अब तक 25,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना के चलते जान गंवाई है। ये सिलाई मशीन नीतू शौक नहीं, मजबूरी में चला रही हैं। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर के गुरु रामदास नगर में रहने वाली नीतू के पति राम बाबू एक निजी कंपनी में डिलीवरी एजेंट थे। 2 महीने पहले कोरोना ने छीन लिया। अब 3 छोटे बच्चों समेत सारे घर की जिम्मेदारी नीतू पर आ पड़ी। 3 बच्चे छोड़ के गए, जिम्मेदारी तब मेरे पे ही छोड़ के गए ना, तो मैं ये सोचूंगी उनके लिए अच्छे से अच्छा कर सकूं। वो होते तो वो अपने सोचते कि मैं भी अच्छा कर सकूं बच्चों के लिए, तो मैं ये सोची जो वो नहीं कर पाए तो मैं कर लूँ अपने बच्चों के लिए। लेकिन नीतू को इस बात से कुछ तसल्ली मिली है कि दिल्ली सरकार ने उनके जैसे परिवारों की मदद के लिए मुआवजा और मासिक सहायता देने की योजना शुरू की है। पैसे मिलेंगे तो उसको तो मैं अच्छी जगह लगाऊंगी, अपना सोचूंगी काम खोलूँ, जो ऐसा काम खोलूँ जो अपने बैठ के अपने बच्चों को भी देख लूँ, अपना काम भी कर लूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना लॉन्च कर दी है। इस योजना के तहत कोरोना से जान गंवाने वाले हर दिल्ली निवासी के परिवार को एक मुश्त 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा घर के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर आश्रित को 2500 रुपए महीने की सहायता मिलेगी। अगर माता पिता में से किसी एक की मृत्यु पहले ही हो चुकी है और अब एक की मृत्यु कोरोना से हुई है तो प्रत्येक बच्चे को 2500 रुपए महीना 25 साल का होने तक दिए जाएंगे। अगर किसी माता पिता के कमाने वाले और अविवाहित बेटे या बेटी की मृत्यु कोरोना से हुई है तो माता पिता को 2500 रुपए आजीवन मिलेंगे। इसके लिए e-district.delhi.govt.nic.in पर आवेदन करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। आज इस पोर्टल का लॉन्च हो रहा है। एक तो तरीका है कि वो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं पोर्टल में, और दूसरा ये कि एक जिम्मेदार और सेंसिटिव सरकार होने के नाते हम इंतजार नहीं कर रहे कि लोग अप्लाई करेंगे। जिन जिन लोगों के घर में मौत हुई है सबके घरों में दिल्ली सरकार का एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा और वो रिप्रेजेंटेटिव जाके उन लोगों से ये फॉर्म भरवाएगा और उन लोगों से रजिस्ट्रेशन करवाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निर्देश दिए हैं कि अगर किसी परिवार के पास आवश्यक दस्तावेज ना हो तो उनका आवेदन खारिज करने की बजाय कोशिश करके दस्तावेज बनवाने पर ध्यान दिया जाए। ये मुआवजा और सहायता योजना तो दिल्ली सरकार की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कहा है कि जिनकी जान कोरोना के चलते गई है उनके परिवार वालों को मुआवजा तो देना ही होगा। तो उम्मीद करते हैं जल्द केंद्र सरकार भी मुआवजे की घोषणा करेगी ताकि जो जरूरतमंद परिवार हैं उनको कुछ और मदद मिल पाए। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना की दूसरी लहर के कारण सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थीं, इसलिए 2022 की परीक्षा के लिए बोर्ड ने अभी से ही तैयारी कर ली है। सीबीएसई के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर 2022 की बोर्ड परीक्षा के लिए स्पेशल स्कीम बनाई गई है, जिसके तहत क्लास 10th और 12th को 2 टर्म में बांटा गया है। इसका मूल्यांकन का क्या तरीका होगा और छात्रों का क्या विचार है, देखिए सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। 17 साल की अनुष्का सक्सेना उन लगभग 12 लाख छात्रों में से एक हैं जो अगले साल 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं देंगे। इस बार कोरोना के चलते 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी, लेकिन अब सीबीएसई ने कोई जोखिम न लेते हुए नई मूल्यांकन पद्धति का ऐलान किया है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग की परीक्षाएं नवंबर-दिसंबर में कराई जाएंगी। इसकी अवधि 90 मिनट होगी और इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे भाग की परीक्षा मार्च और अप्रैल महीने में कराई जाएगी। इसकी अवधि 2 घंटे रहेगी। इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों परीक्षाओं का पाठ्यक्रम बिल्कुल अलग होगा। पाठ्यक्रम को कम भी किया जाएगा, जो कि इस महीने के अंत तक घोषित किया जाएगा।
दोनों परीक्षाओं के नतीजों के औसत के आधार पर ही आखिरी नतीजे घोषित किए जाएंगे। नई मूल्यांकन गाइडलाइंस ने छात्रों को राहत जरूर पहुंचाई है, लेकिन उनके जहन में अब भी कुछ सवाल हैं। फाइनली सीबीएसई से कुछ क्लैरिटी मिलनी शुरू हुई है। अब ये गाइडलाइंस आई हैं तो सारी टीचर्स और बच्चे भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। नवंबर में जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होंगे वो काफ़ी अच्छा स्टेप है, क्योंकि एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने से हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी बहुत असाइनमेंट्स आते हैं, अब ये और बढ़ जाएंगे एंड देन फिर हमारे पास बोर्ड्स 2 बार होंगे। अब बोर्ड्स के साथ एक एंजाइटी भी आती है ऑफ कोर्स, तो वो 2 बार डबल प्रेशर हो जाएगा हम पे। पूरे साल स्कूल की आंतरिक परीक्षाएं, प्रोजेक्ट्स भी कराए जाएंगे, ताकि अगर कल को कोरोना के चलते परीक्षाएं नहीं कराई जा सकी तो अंदरूनी परीक्षाओं के आधार पर नतीजे घोषित किए जा सकें। ये एक बहुत ही एक ऐसा कदम जिसको हम कह सकते हैं, एक ऐसा इनिशिएटिव है सीबीएसई की तरफ से, जो बच्चे ही नहीं, हम टीचिंग फ्रेटर्निटी भी उसको बहुत ही एक चैलेंजिंग रूप से देख रहे हैं, एक ऐसे स्टेप की तरफ से देख रहे हैं जो शायद एक नया हमारे एजुकेशन की फील्ड में एक नया मूव लाने के लिए एक पहला कदम होगा। जैसा कि सीबीएसई ने कहा है कि सफिशिएंट एफर्ट्स विल बी मेड सो दैट ऑल द इंटरनल असेसमेंट्स, जैसे कि प्रैक्टिकल्स हैं, प्रोजेक्ट वर्क है, यूनिट टेस्ट है, एक्टिविटीज हैं, दे ऑल विल बी मेड मोर क्रेडिबल एंड रिलायबल एज पर द न्यू मॉडरेशन पॉलिसी दैट इज गोइंग टू बी रिलीज्ड वेरी सून बाय द सीबीएसई। सीबीएसई का कहना है कि शिक्षकों को भी इस नई मूल्यांकन पद्धति को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीबीएसई नई पॉलिसी लेकर के आई है, जिसमें बच्चों को पहले दिन से ही पढ़ाई करनी होगी, हर असेसमेंट में, हर यूनिट टेस्ट में अच्छा करना होगा। कहीं अगर एग्जाम नहीं हो पाए तो उसी के बेसिस पर उनको असेस किया जाएगा, उनके मार्क्स दिए जाएंगे। यानी एक बात होता है कि हम सबने बोर्ड 12th दिया है और हमने ज़्यादा प्रेशर लिया है जब आखिर में मार्च अप्रैल में जो फाइनल एग्जाम होते हैं, लेकिन इस बार बच्चों को पहले दिन से हर यूनिट टेस्ट में अपना 100% देना होगा। सहयोगी मोहम्मद मुसरीन के साथ नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। झारखंड में सामाजिक कार्यकर्ता फादर स्टैन स्वामी को अंतिम विदाई दी गई। रांची से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर नामकुम में उनका घर है। उनके साथ काम करने वाले लोग यहां पर जमा हुए और प्रार्थना सभा करके उनको श्रद्धांजलि दी। प्रार्थना सभा के बाद हर कोई मायूस नजर आया। सबके साथ फादर स्टैन स्वामी की कोई ना कोई याद जुड़ी हुई है। 1991 में केरल से यहां आने के बाद फादर स्टैन स्वामी आदिवासियों के लिए काम करते रहे। फादर के साथ काम करने का अनुभव बहुत अच्छा था। वे बहुत ही जोशीले तरह के व्यक्ति थे। कुछ गरीबों, आदिवासियों के बारे बहुत सोचते थे, बहुत उनके बारे काम भी किए हैं और हम उन्हें बहुत मिस करेंगे। फादर स्टैन हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि उन्होंने दबे कुचले आदिवासी और दलितों की आवाज़ बनकर उनके हक के लिए संघर्ष किए। मेरे मन में, हृदय में बहुत एक बड़ा सा आदर उनके प्रति, और उनसे, उनके काम से हमेशा मुझको प्रेरणा मिलती थी। आदिवासी समाज में एक बरगद का पेड़ होता है, एक पूजनीय होता है। उसी तरह से वो इस समाज में, ट्राइबल समाज में, चूंकि मैं उसी आदिवासी समाज से आता हूँ और उस समाज में वो फादर स्टैन स्वामी एक बरगद पेड़ के समान बुजुर्ग, जिनको हम कहते हैं कि बुजुर्ग की बहुत अहमियत रहती है सोसाइटी में, तो वो बरगद का पेड़ जिस तरह से पूजनीय होता है, वह भी वैसे ही फादर स्टैन स्वामी हमारे लिए पूजनीय रहे हैं। फादर स्टैन स्वामी की याद उन लोगों के मन में बसी हुई है जिन्होंने उनके साथ सीधे काम किया था, और इसकी वजह से इस इलाके में तमाम लोग बहुत दुखी हैं। दूसरी खबर पे बढ़ते हैं। दिल्ली की बात करें। दिल्ली में कार चोरी के आरोप में पकड़े गए एक शख्स के मोबाइल से आतंकियों और ड्रोन के फोटो मिले हैं। आरोपी कश्मीर का रहने वाला है। पुलिस उसके आतंकवादी कनेक्शन की जांच में जुटी है। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में शौकत अहमद मल्ला और उसके साथी जुबैर को 3 जुलाई को पकड़ा तो गया था कार चोरी के आरोप में, लेकिन जब उसके मोबाइल की जांच हुई तो सुरक्षा एजेंसियों को पूछताछ के लिए बुलाना पड़ा। उसके मोबाइल से 3 आतंकियों के फोटो
और एक ड्रोन का फोटो मिला है। इसके बाद अब उसके आतंकी कनेक्शन की जांच की जा रही है। शौकत मूल रूप से सोपोर का रहने वाला है। वो कश्मीर से फ्लाइट से दिल्ली आता, दिल्ली से करीब 100 चोरी की कारें कश्मीर ले गया। ये कारें आतंक से प्रभावित इलाके जैसे सोपोर, बारामूला, अनंतनाग और पुलवामा में बेची गईं। शौकत कारें वसीम के जरिए बेचता था। कश्मीर के रहने वाले वसीम की तलाश जारी है। शक है कि ये गाड़ियां कहीं आतंकियों ने इस्तेमाल न की हों। शौकत से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, आईबी की टीम और जम्मू कश्मीर पुलिस पूछताछ कर रही है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। हर तरह के पहलू पे हम जांच कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे अनकनेक्टेड डॉट्स हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हमें समझ में आएगा कि ये गाड़ियाँ वहाँ किनको बेचता था, किस तरह के लोगों को बेचता था और आगे वो गाड़ियों का क्या इस्तेमाल होता है। दिल्ली पुलिस की एक टीम कश्मीर भी गई है, जहां वसीम की तलाश और शौकत के करीबियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक शौकत पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है, इसीलिए उसके मोबाइल को स्कैन कर तकनीकी जांच की जा रही है, जिससे ये पता चल पाए कि शौकत के संबंध किसी आतंकी से हैं या नहीं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन में राहत देने का 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है और राज्य में 6 से 7 लाख पर्यटक पहुंच चुके हैं। अच्छे मौसम और कोरोना के केसों में कमी की वजह से बड़ी संख्या में लोग घूमने निकले हैं। राज्य के शिमला, धर्मशाला, कुल्लू और मनाली में बड़ी संख्या में पर्यटक हैं। ऐसे में कोरोना के नियमों का पालन कराना सबसे बड़ी चुनौती है। कुल्लू और मनाली में पर्यटक कोरोना के प्रोटोकॉल यानी मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे कोरोना का खतरा बढ़ने लगा है। हिमाचल के इन पर्यटन स्थलों पर बढ़ी हुई इस भीड़ ने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि हिल स्टेशनों की यात्रा करने वाले लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि कोविड के जो नियम हैं मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के, उनका पालन नहीं कर रहे हैं। अगर प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया तो कोरोना प्रतिबंधों में ढील के फैसलों को भी फिर से रद्द किया जा सकता है। रिवेंज ट्रैवल, हम काफी दिन से घर में बैठे रहे, हो सकता है सरकार ने रिलैक्सेशन अगर दी है तो वायरस खत्म हो गया है, चलिए हम सब लोग घूमने चलते हैं। हम आपके द्वारा फिर से यही पॉइंट हाईलाइट करना चाहते हैं, वायरस अभी भी हमारे बीच में है, वायरस से हमारी लड़ाई अभी भी चल रही है। आप जो भी कार्य करें वह कोविड अप्रोप्रिएट हो, कोविड सेफ हो और यही कंटिन्यूड बेसिस पर कम्युनिटी सपोर्ट की हम बात करते हैं।